हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम बहुत ही एक दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लॉ गेट के हवाले से। ये इसको आप इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कह सकते हैं। और इस ज्यूरिस्प्रूडेंस को जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर इसको हम पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप 5 में से 4 आराम से ये मार्क्स ले सकते हैं। शीट से चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई सवाल है उसके बारे में आप कमेंट करें। चलते हैं अपनी शीट पे। जी, हम अपने शीट पे आ गए हैं। अब इसको समझेंगे हम। देखिए, ये इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस है और ये मिस्टर जॉन सलमान एक ज्यूरिस्ट थी, उसकी थ्योरी है। तो हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और उम्मीद है कि आपके 5 में से 4 नंबर अगर इन सबको समझ लेंगे तो आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू सलमान ज्यूरिस्प्रूडेंस इज है क्या? ये आपसे पहला सवाल है। लोगों को समझ में नहीं आता। आप अक्सर लॉ के स्टूडेंट्स से ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का लफ्ज तो वो सुनते होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसकी माने क्या है। देखिए, वो कहते हैं कि साइंस ऑफ द सिविल लॉ, ये जो हमारे सिविल लॉ है उनकी एक साइंस है उनको डील करने के लिए। सवाल नंबर दूसरा है, सलमान डिफाइंस लॉ। सलमान की नजर में ये लॉ क्या है? बॉडी ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है, रिकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट। जो स्टेट इसको एडमिनिस्ट्रेटर करती है जस्टिस के लिए। बहुत ही आसान। और उसके बाद एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस मेनली, ये जो एनालिटिकल, आपको हमेशा हम अपनी क्लासेस में बच्चों को समझाते हैं कि आपके पास एनालिटिकल एनालिसिस भी होना चाहिए। तो एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस मेनली डील्स विद द कंसेप्ट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉ। ठीक है ना? ये इस तरह के सवाल हैं जिसमें सवाल का जवाब मौजूद होता है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल उसमें डाले जाते हैं कि बच्चा या बच्ची वो कंफ्यूज हो जाए। व्हाट इज नॉट सोर्स ऑफ द लॉ अकॉर्डिंग टू सलमान? तो रिलीजन, जाहिर सी बात है, ये कोई इंग्लिश जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में कोई रिलीजन जो है वो लॉ नहीं है। सुप्रीम लेजिस्लेशन इज मेड बाय सॉवरन अथॉरिटी पार्लियामेंट। हमारे पास अभी भी ये अगर, क्योंकि मैं उनके दोनों साइड्स बच्चों को बताता हूँ, हमारे मुल्क में जिस तरह के लॉज हैं या इस जो सुप्रीम अथॉरिटी है उस पर अभी तक सवाल जवाब चल रहे हैं और अभी तक कोई ऐसा सच कंसेंसस नहीं हुआ। जैसे कोई कहता है कि हमारी जो सुप्रीम जो अथॉरिटी है वो है पार्लियामेंट, लेकिन कुछ कहते हैं कि हमारी सुप्रीम अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जैसे अभी तक सालों में या 78 सालों में अभी आप कह सकते हैं कि ये फैसला नहीं कर सके कि हमारे हुक्मरान कौन होंगे, कौन चलाएगा, सिविलियन चलाएंगे या आर्मी चलाएगी, मार्शल लॉ होगी। ये भी अभी तक फैसला नहीं कर सके। कभी मार्शल आ जाती है, कभी सिविल आ जाते हैं। तो ये कुछ चल रहा है। तो सुप्रीम लेजिस्लेशन जो इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो कहता है कि वो पार्लियामेंट। Subordinate legislation is made under authority delegated by supreme legislator। ठीक है ना? तो सुप्रीम लेजिस्लेटर है, उसी की अथॉरिटी में ये सुप्रीम लेजिस्लेशन होती है। The precedent becomes binding because of the doctrine of the stairs and decisis। देखें, प्रेसिडेंट्स हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट्स के होते हैं वो डॉक्ट्राइन बन जाते हैं ना, वो डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट बन जाते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारी डॉक्ट्राइन आ गई है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जैसे आपने पढ़ा होगा, वो अभी तक चल रही है इस मुल्क में। तो ये डॉक्ट्राइन आ जाती है और जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले देते हैं वो फिर बाइंडिंग हो जाती है। ये कुछ टर्म्स हैं, इटालियन टर्म्स हैं, कुछ लैटिन टर्म्स हैं, उसको आपको पढ़ना होगा, समझना होगा कि इनकी माने क्या है। रेशियो डिसेंडेंटी, तो ये रेशियो जो है मतलब है कि वो बात कर रहा है एक्चुअली रीजंस फॉर द डिसीजंस की। ये एक टर्म है, उसकी बात करता है। रेशियो डिसेंडेंटी का मतलब क्या है? ये एक्चुअली आपको सिर्फ ये बता रहा है कि इस टर्म की माने क्या है। ठीक है ना? रीजन फॉर द डिसीजंस। लैटिन टर्म्स है, बहुत सारे हैं, क्योंकि उसके बाद है ऑर्बिटल डिक्टा, रेफर्स टू इंसिडेंटल स्टेटमेंट नॉट बाइंडिंग। कोई भी स्टेटमेंट किसी ने दी हो और वो बाइंडिंग नहीं हो। जिस तरह वो हमारे बहुत सारे जजेस है, वो अपनी जो है वो कोई ऑब्जर्वेशन भी दे देते हैं, वो बाइंडिंग नहीं होती।
custom to the valid must be reasonable and certain. बहुत आसान. According to Salman, legal right always a corresponding duty. अगर किसी की ड्यूटी है उसको वो अपना परफॉर्म नहीं करता तो जाहिर सी बात है तो उस पे वो अगर उसकी ड्यूटी बन जाती है, अगर वो नहीं करता तो दूसरे का तो राइट है ना. अगर आपका राइट है, कोई बंदा नहीं देता आपको, उस दूसरे की ड्यूटी है. एक होता है जो है राइट होल्डर और एक होता है जो है वो ड्यूटी होल्डर. एक मेरी ड्यूटी है, मुझे परफॉर्म करना है और अगले का राइट मुझे देना है. अगर नहीं देता तो ये राइट वो ड्यूटी को इनफैक्ट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है. The person in whom a right is vested is called. देखें ये बहुत सारे राइट्स हैं, ये प्रॉपर्टीज, ये वो सारे कुछ राइट. वेस्टेड राइट कौन सा है जिसको आप, ये सब्जेक्ट टू राइट है, जिसको आप जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, जिसके लिए आप बात कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन किया गया. The person bound to respect the right is called subject of the duty. जी, जो भी आपकी ड्यूटी है उसको आपको रेस्पेक्ट करना है, एंड यू हैव टू डिलीवर इट. द ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट मे बी द पर्सन, प्रॉपर्टी और इट. कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है वो पर्सन भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई एक्ट भी हो सकता है. ये हम सारा कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं इंटरनेशनल या आप कह सकते हैं इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस में. राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. देखें ये राइट्स इन रैम, ये कहते कि पूरी दुनिया, राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. जो आपकी राइट्स हैं पूरी दुनिया में, अगर आप कहीं जाते हैं तो उसको एक्सप्लेन किया गया राइट्स इन रैम. ये टर्मिनोलॉजी है, मैंने कहा कि इटालियन टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पर लैटिन टर्मिनोलॉजी है. तो आप जब इनको पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अपने दोस्तों के साथ तो आपको याद रहेगी. वैसे ये बहुत सारे कुछ सिमिलर अल्फाज भी हैं तो समटाइम इसमें कंफ्यूजन भी हो जाती है. आगे कुछ और भी मुश्किल वाले टर्मिनल आ जाएगी. राइट इन्फोर्समेंट अगेंस्ट द स्पेसिफिक पर्सन आर द राइट इन द पर्सन. ठीक है ना, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए जो है ये भी एक टर्म है. ओनरशिप अकॉर्डिंग टू सलमान मीन्स द कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट राइट ओवर द प्रॉपर्टी. ओनरशिप किसको कहते हैं? जिसके पास उसकी ओनरशिप की मतलब कोई ना कोई सनद हो, कोई ना कोई उसको मतलब है कि अथॉरिटी हो या कुछ इस तरह की चीज हो कि ये चीज मेरी है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है. ये है पोजीशंस कंसिस्ट ऑफ द कॉर्प्स एंड एनिम्स. इसका मतलब यही होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी हो उसकी वो पोजीशंस की बात कर रहा है. ठीक है ना. कॉर्प्स एंड एनिमल्स, कॉर्प्स वैसे हम डेड बॉडी कहते हैं, लेकिन बॉडी कोई भी चीज हो सकती है इसमें. हाँ, अभी भी इसको एक्सप्लेन भी कर गया कि कॉर्प्स मींस क्या है, फिजिकल कंट्रोल ओवर द थिंग, उसकी कोई बॉडी, उस पे उसका कंट्रोल हो. अच्छा, ये है एनिमस पजेस्ड. मींस इसको भी एक्सप्लेन किया गया, इंटेंशन टू पजेस. मेरा इरादा है कि मैं इसको पजेस करूंगा मतलब हासिल करूंगा, इसकी जो चीज़ है वो मेरे पास आ जाएगी. तो ये सारे के सारे मैंने आपसे की कि यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है, लैटिन टर्मिनोलॉजी, उसको आपको याद करना होगा. ए पर्सन होल्डिंग गुड्स फॉर अनदर इज डिटेनर्स कस्टोडियन. ठीक है ना. कोई बंदा किसी के पास डिटेन करके किसी चीज को वो डिटेनर बन जाता है या कस्टोडियन बन जाता है, उसको एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है. तो इस तरह के जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको याद होनी चाहिए. लायबिलिटी अराइजेस रॉन्गफुल और द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी. लायबिलिटी क्या होती है? जाहिर सी बात है, या तो आपने कोई गलत काम किया है या कोई ड्यूटी में आपने ब्रीच की है. सिविलियन लायबिलिटी इज जनरली रिजल्ट इन द damages or the compensation. जो सिविलियन किसी भी किस्म की जो आप ट्रांसग्रेस करते हैं या कोई ऐसा गलत काम करते हैं तो वो क्या होता है, या लायबिलिटी जो आपकी होती है या डैमेज होता है उसको कंपेंसेट करते हैं. क्रिमिनल लायबिलिटी जनरली एम्स टू पनिशमेंट. अगर आपके पास किसी का कत्ल किया है या किसी को कोई भी आपने क्रिमिनल एक्ट किया तो उसकी पनिशमेंट होगी. और सिविलियन होता है तो उसमें आप कंपेंसेट करते हैं. ठीक है ना. मेंस रिया रेफर्स टू गिल्टी माइंड्स. देखिए हमारे मुल्क में ऐसा होता है, आप किसी इनोसेंट को भी सजा मिल जाती है, लेकिन ये अंग्रेज ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि जब तक आपके पास आपका माइंड नहीं समझे कि यार ये वाकई मैं गिल्टी हूँ तो वही गिल्टी समझा जाता है.
ऐसे नहीं है कि इनोसेंट पर्सन को आप जो है वो सजा दे दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, जैसे इस मुल्क में जिनको सजाएं हुई, भुट्टो साहब को टांग दिया गया, उसको कहा गया कि ये जुडिशियल मर्डर है। इस तरह बहुत सारे ऐसे केस हैं जिस मुल्क में कोई भी सजा जब जाती है, किसी को मिलती है, तो अगर वो बंदा खुद एक्सेप्ट नहीं करता, अगर उसका माइंड तस्लीम नहीं करता, वो कहता है कि यार मैं तो इनोसेंट हूँ, मुझे इस तरह की सजा दी गई, तो वो कोई भी सजा नहीं होती। माइंड जरूर उसको तस्लीम करे कि मैं गिल्ट हूँ, मेरी मेरी गिल्टी है, मैं ही गिल्टी हूँ और मेरे ही कसूर है। देखिए ये कुछ बड़ा लफ्ज है, एक्टस नॉन फिसिट रैम निसी मीन सिट रिया, ये इतना बड़ा लफ्ज है, ठीक है ना। एक्ट डज नॉट मेक पर्सन गिल्टी अनलेस माइंड इज गिल्टी, ठीक है ना। ये भी कहता है, ये भी यही कहता है कि आपका माइंड अगर गिल्टी नहीं है तो आप इनोसेंट हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे मुल्क के हालात के हवाले से, कि हमारे पास बहुत सारे इनोसेंट को भी सजाएं मिल जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये सारे के सारे आपके पास टर्मिनोलॉजी है जो इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल लॉ में, क्योंकि सारी इंग्लिश नहीं है, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे आपके पास उनकी टर्म्स यहाँ पे मौजूद है, तो आपको याद करना बहुत जरूरी है। सवाल है इसी हवाले से, निग्लिजेंस इज द लेक ऑफ द रीजनेबल केयर, ठीक है ना। निग्लिजेंस आप किसको कहते हैं? नेग्लिजेंस ये है कि आपको पता ही नहीं चले, आपका बच्चा कहीं बाहर चला जाए और उसके साथ कोई हादसा हो जाए या कोई इस तरह की चीज होती है, तो ये आपकी पेरेंटिंग एक नेग्लिजेंस है, ठीक है ना। कोई इस तरह की नेग्लिजेंस, आपकी ड्यूटी आपको परफॉर्म करना है। किसी बंदे को कोई इसी ड्यूटी के लिए रखा हुआ है और वो एक नेग्लिजेंस करे, तो वो कहता है कि लेक ऑफ रीजनेबल केयर, ठीक है ना। वो रीजनेबल केयर नहीं करता तो इसका मतलब है इज डूइंग द नेग्लिजेंस। लीगल पर्सन इंक्लूड कारपोरेशन एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई किसी कारपोरेशन का हो, इदारे का हो। जस्टिस टू सॉल्वमेंट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रिंसिपल। कोई भी आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ हो वो लीगल हो, ठीक है, लीगल प्रिंसिपल पे बिलीव करती है। इक्विटी सप्लीमेंट्स जो है ये कॉमन लॉ, ये इक्विटी का मतलब समझना चाहिए। ये इक्विटी का मतलब होता है कि पैसे, कोई कैश या कोई आपके कस्टम ड्यूटीज वगैरह, मतलब सारे जो कैश वाले या कुछ इस तरह की चीजें जो आती है वो इक्विटी सप्लीमेंट्स में आती है, कॉमन लॉ में आते हैं। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड। इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी भी है, ये 30 क्वेश्चन भी है, इसमें आपके पास 5 नंबर्स भी हैं, आप इसको समझें करें, क्योंकि ये सारे नोम्स जो है हम बार बार जो है वो रिपीट नहीं करते, तो समटाइम हमारी अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है पढ़ाने वालों में भी समटाइम उसकी एक्यूरेसी नहीं होती। लेकिन हमें समझना है, एक्चुअली हमें तो इनफैक्ट बच्चों को पढ़ाना है और उनको बताना है कि आप इसको बार बार अपने गूगल में चेक करें, प्रोनाउंसिएशन चेक करें, तो आप इसकी जब बार बार इसको रिपीट करेंगे तो आपके पास अगर कहीं बताना है तो आप इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी कर सकेंगे। प्लीज प्रैक्टिस। थैंक यू।